नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज के तरंगों पर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मित्रों, मैं शशांक शुक्ला, हिंदी विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज प्रेमचंद जयंती है और हम हिंदी के महान साहित्यकार, कथाकार प्रेमचंद पर आज कुछ बातचीत करेंगे। प्रेमचंद को याद करना अपने आप में इसलिए बहुत जरूरी चीज है, बड़ी अनिवार्य चीज है कि हम उस लेखक को याद कर रहे हैं जो हिंदी की अपनी जातीयता, अस्मिता या हिंदी के अपने असांप्रदायिक चरित्र या हिंदी की अपनी प्रगतिशील दृष्टि से जुड़ा हुआ साहित्यकार है। प्रेमचंद इसलिए भी याद किए जाते रहे हैं और याद किए जाते रहेंगे कि प्रेमचंद उन सब चौहद्दी को तोड़ते रहे हैं जो बाद के दिनों में एक खास तबके को लेकर बना दिए गए या खास तबके में ढाल दिए गए। प्रेमचंद उन हर सांचों को या ढांचों को तोड़ने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से अलग करता है या तोड़ता है। आज की मैं बातचीत अपनी प्रेमचंद की कुछ कहानियों पर करूंगा। खास तौर से उनकी दलित कहानियों पर मैं अपनी कुछ बात आपके सामने रखूंगा, जिनके माध्यम से प्रेमचंद की उन कहानियों को दलित विमर्श की कहानी कहते हैं। कुछ लोग प्रेमचंद की उन कहानियों में को दलित विरोधी होने के कारण स्मरण करते हैं। अलग अलग दृष्टियां हैं। दलित चिंतक जो बहुत कट्टर ढंग से देखते हैं वो प्रेमचंद की उन कहानियों में उनके दलित विरोध का नारा उछालते हैं, और जो सामान्य पाठक है वो उन कहानियों को प्रेमचंद की दलित कहानियां या दलित विमर्श की कहानियों के रूप में देखता है। हिंदी में प्रेमचंद जब लिख रहे थे तो उस समय दलित विरोध या दलित विमर्श की कोई साहित्यिक परंपरा विद्यमान नहीं। इतिहास हो या साहित्य हो, वो जब अपनी परंपरा या उसकी प्रक्रिया जब शुरू होती है तो अपनी परंपराओं को बढ़ाकर आगे बढ़ता है। जब प्रेमचंद लिख रहे थे तब तो हिंदी कहानी के कोई मुकम्मल ढांचे या जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अंग्रेजी ढंग का ढांचा कहानी का हिंदी में नहीं बना था। प्रेमचंद से पूर्व ये परंपरा 1900 ईस्वी से बननी शुरू होती है। प्रेमचंद की कहानियां 1905-6 से उर्दू के जमाना में या दूसरी पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगती हैं, और जिस कहानी को जब्त किया गया या जिस पे प्रतिबंध लगा प्रेमचंद के सोजे वतन, वो भी 1908 में, फरवरी 1908 में प्रकाशित होती है। और उसके बाद की हिंदी कहानियां तब तक दलित विमर्श को लेकर हीरा डोम की कविता जरूर महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में सरस्वती में छपी थी। दलित विमर्श को लेकर कुछ बहुत छुटपुट प्रयास हिंदी कविता में या हिंदी साहित्य में हुए थे। प्रेमचंद जब आते हैं तब इस ढंग का कोई प्रयास तब तक मुकम्मल रूप में, वैचारिक रूप में, संवेदनागत रूप में नहीं था। इसलिए प्रेमचंद को दोहरा काम करना था। एक तो इतिहास की अपनी यात्रा के साथ अपने को जोड़ना था कहानी के माध्यम से, दूसरा अपनी इस यात्रा में वो शिल्प भी तलाशना था जो उस कथ्य को समायोजित कर सके। प्रेमचंद की कुछ दलित कहानियों के नाम आप सभी को स्मरण होंगे जो बहुत चर्चित रही हैं। मैं यहाँ उन्हीं का जिक्र करूंगा, जैसे सवा सेर गेहूं का, सदगत का, ठाकुर का कुआं का, गिल्ली डंडा का, सुद्रा का। ये 4-5 कहानियां प्रेमचंद की। लेकिन इन कहानियों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे कथानक हैं जो प्रेमचंद के दलित रुख को स्पष्ट करते हैं। जैसे एक कहानी से इतर एक गोदान का ही स्मरण करें। जब सिलिया नाम की एक पात्रा है जो पंडित मातादीन नाम के एक पात्र के संग उसका प्रेम संबंध है, और जब मातादीन उसको छोड़ देता है तब अंतिम दृश्य में प्रेमचंद उसको दिखाते हैं कि उसके ब्राह्मण धर्म के अहंकार को तोड़ने के लिए दलित बस्ती के लोग आते हैं और हड्डी उसके मुंह में डालते हैं। ये काम भी प्रेमचंद ही करते हैं 1936 तक आते आते। प्रेमचंद के दलित दृष्टि पर जब ये आक्षेप करते हैं कि प्रेमचंद का रुख बहुत आक्रामक नहीं था, या दलितों का वो कोई आंतरिक संगठन नहीं खड़ा कर पाए, या प्रेमचंद दलितों के समूह को एकत्रित करके कोई प्रतिरोध की चेतना नहीं विकसित कर पाए, उन लोगों के लिए यह उत्तर है कि प्रेमचंद की जो कहानियां थी वो 1936 से पूर्व की थी, जिसमें वो ये काम कर रहे थे। 1936 तक आते आते वही प्रेमचंद पंडित मातादीन के मुंह में हड्डी ठूसने का काम करवाते हैं प्रेमचंद। ये प्रेमचंद का ही अपना विस्तार था, अगला बढ़ा हुआ चरण था। तो एक लेखक की अपनी विकास प्रक्रिया भी होती है, इतिहास की अपनी विकास प्रक्रिया भी होती है। इसे समझना बहुत जरूरी है। प्रेमचंद की कहानियां जो 1910 में लिख रहे थे वो 1920 में या 30 में या 36 तक आते आते उनका स्वरूप भी काफी बदला, अपने को भी संशोधित प्रेमचंद कर रहे थे। और ये हर कहानीकार करता है, क्योंकि इतिहास की गति में उसकी भूमिका भी बदलती है, इतिहास के अपने चक्र भी बदलते हैं, परिस्थितियां भी बदलती हैं, वैचारिकी भी बदलती है। मैं कुछ बातें
प्रेमचंद की उन कहानियों पर करूँगा जो उन्हें दलित विमर्श के परोपकार या दलित विमर्श के कहानीकार के रूप में खड़ा करती हैं। जैसे एक कहानी जो बड़ी बहुचर्चित रही है, ठाकुर का कुआं, उस पर मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ। ठाकुर का कुआं बहुत ही छोटी कहानी है, अति संक्षिप्त कहानी है। कहानी बस इतनी सी है कि गंगी नाम के पात्र पर आधारित वो कहानी है। जो उसके प्रेमचंद की कहानियों में एक बात और आप देखेंगे कि प्रेमचंद के स्त्री पात्र या पुरुष पात्र में स्त्रियों की जो भूमिका है वो क्रियाशील ज्यादा है, वो ज्यादा आक्रामक भी हैं, वो ज्यादा गतिशील भी हैं। तो इस ठाकुर का कुआं की जो स्त्री पात्र है वो भी अपने पति के लिए, घर में पानी नहीं है साफ, तो वो पानी लेने जाती है ठाकुर के कुएं पर। और ये पूरी जो समस्या है इस कहानी की वो ये है कि अछूत की समस्या है, और एक हरिजन या दलित को पानी जैसे मानवीय संसाधन पर या मूलभूत सुविधाओं पर भी उसका अधिकार नहीं है। इसको लेकर प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं कहानी लिखी है। और इसी कहानी के आधार पर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक छोटी सी कविता भी लिखी है, जो कविता भी काफी चर्चित रही है, जिसमें उन्होंने प्रश्न उठाया कि ये खेत ठाकुर का है, खलिहान ठाकुर का है, तो अपना क्या, ये गांव देश। ये बड़ी ही प्रभावात्मक कविता वाल्मीकि जी ने लिखी। उसका मूल प्रेमचंद की यही कहानी थी, ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं जो कहानी शुरू होती है तो उस कहानी में घर में पानी नहीं है, और पानी साफ पानी नहीं है, उसमें कोई जानवर मर गया है या उसके कोई छोटा सा जानवर मरा हुआ है, बदबू आ रही है। इसको लेकर उसकी पात्र निकलती है और ठाकुर के कुएं पे जाती है। ठाकुर का कुआं एक प्रतीक है, कोई जाति नहीं है। ठाकुर यहाँ एक वर्ग का प्रतीक बन गया है, तो किसी जात के अर्थ में नहीं समझा जाए। और इस पूरी कहानी में कोई पात्र क्रिया नहीं करता, एक प्रभाव मूलक कहानी है ठाकुर का कुआं। और लेकिन उस प्रभाव का असर इतना घनीभूत है, इतने बड़े रूप में आया है कि ये कहानी अपने ढंग से कल्ट बन गई। हिंदी कहानियों में ठाकुर का कुआं अपने ढंग से एक बड़ा वृत्त रचती है और एक प्रतीक, सिंबॉलिक कहानी के रूप में बड़ी कहानी बनती जाती है। एक दूसरी कहानी है गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा का महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें प्रेमचंद वर्ण व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था दोनों के द्वंद इस कहानी में रचते हैं। जो उसका मूल पात्र है, जो मैं शैली में कहानी रचित हुई है, और जो मूल पात्र है उसका है मैं के रूप में जो आता है, वो एक बड़ा अफसर बन गया है। और गांव में जब आता है तो अपने पुराने एक दलित दोस्त गया नाम से मिलता है, और गिल्ली डंडे के इस खेल में भी कैसे जाति हावी होती है। तो इसमें जाति भी है और वर्ग भी है, वर्ण भी है, और दोनों का द्वंद। यानी वर्ग में अगर कोई बड़ा अफसर हो गया तो ये प्रेमचंद, ये भी अब प्रेमचंद की इस दृष्टि को आप ऐसे भी समझें कि वही पात्र जब गांव में रहता है बचपन में, तो अपने जो उसका दलित दोस्त है उसके संग बड़े स्वच्छंद रूप में व्यवहार करता है। वहां पर जाति के बंधन खेल में नहीं है। कम से कम सूरदास ने भी कहा कि खेलन में काको गोसैया, खेल में कम से कम गांव का जो वो परिवेश था जिसमें जाति के बंधन उस रूप में नहीं होते हैं बचपने में। लेकिन बड़े होने पर जब चीजें, सामाजिक जटिलताएं इतनी बढ़ जाती हैं, तब वही पात्र, गया नाम का जो पात्र है, वो उसको अफसर समझता है, मित्र नहीं समझता, क्योंकि वो अफसर बन चुका है। और सामाजिक विभेद की खाई में वो दोनों के बीच में काफी गैप आ चुका है, काफी अंतर आ चुका है। तो ये जो पूरी कहानी है गिल्ली डंडा, ये एक तरह से आप उस गैप को दिखाती है। प्रेमचंद वहां पकड़ते हैं कि मामला केवल जाति नहीं है बल्कि वर्ग भी है। इसे आप चाहें तो मार्क्स के का प्रभाव कह सकते हैं, या बढ़ी हुई चेतना। प्रेमचंद खुद मार्क्सवादी नहीं थे मित्रों, प्रेमचंद पर मार्क्सवाद का प्रभाव जरूर था। या प्रेमचंद वह उसी प्रकार से जैसे कि प्रेमचंद गांधीवादी भी नहीं थे, प्रेमचंद पर गांधीवाद का प्रभाव था। प्रेमचंद एक कोई बंधे बधाए ढांचे या सांचे में आने वाले कहानीकार नहीं है। वो हर ढांचे को तोड़ देते हैं। इसीलिए लोग अपने अपने ढंग से प्रेमचंद को पकड़ते हैं, अपने अपने प्रेमचंद बन जाते हैं लोगों के। तो ये जो कहानी थी गिल्ली डंडा, ये किसी वर्ग व्यवस्था को भी इंगित करती है, वर्ण व्यवस्था के साथ ही। ये एक थोड़े से अंतर की इस ढंग से आप इस कहानी में देख सकते हैं। एक दूसरी कहानी जो काफी चर्चित कहानी रही है, सदगति, जिस पर सत्यजीत राय ने फिल्म भी बनाई, और दुखी नाम के एक
हरिजन की कहानी है जिसमें उसके जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग है। अब एक प्रश्न ये भी दलित चिंतकों ने उठाया कि प्रेमचंद अपनी कहानियों में जाति शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे वो सीधे कह देते हैं कि चमार शब्द का प्रयोग। गांव देहात में जो चलता हुआ शब्द था उस समय, जो संप्रेषणीयता का शब्द था, वो प्रेमचंद उसका इस्तेमाल करते हैं। गांधी ने जो शब्द दिया था हरिजन, वो उस समय व्यवहार में नहीं था, या जो दलित शब्द आया वो भी उस समय के व्यवहार में नहीं था। प्रेमचंद जब रचना कर रहे थे तो उस समय गांव देहात की जो अपनी स्थिति थी उसमें यही शब्द लोकप्रिय हुआ करते थे, या संप्रेषण के स्तर पर लोकप्रिय। ये दूसरा प्रश्न उठ सकता है कि प्रेमचंद एक लेखक के रूप में इन शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं। हमने कहा कि प्रेमचंद की जो अपनी दृष्टि थी संप्रेषणीयता की दृष्टि से थी, और आप जब इन कहानियों को पढ़ते हैं तो एक चीज जो महीन बात है, जो थोड़ी सी गंभीर बात है, वो ये कि प्रेमचंद सदगति में दुखी के साथ खड़े हैं या पंडित घासीराम के साथ खड़े हैं। प्रेमचंद खड़े किसके साथ हैं, प्रेमचंद की संवेदना किसके साथ है, या सवा सेर गेहूं में वो शंकर के साथ खड़े हैं जो उसका मूल पात्र है, मुख्य पात्र है, या वो विप्र महाराज के साथ खड़े हैं जो उनके यहां आता है। प्रेमचंद किसके साथ खड़े हैं, ये एक बड़ी सूक्ष्म सी चीज है जिसको देखकर हम उनके अपनी दलित दृष्टि को देख सकते हैं। और एक कहानी और कफन, जो इस ढंग की बेहद विवादित और चर्चित कहानी है, जिसको ढेर सारे आरोप दलित चिंतकों ने लगाया कि उसके जो पात्र हैं घिसु माधव, वो दलित होकर भी इतने निकम्मे क्यों हैं, कामचोर क्यों हैं। प्रेमचंद अपने उन पात्रों के माध्यम से दलितों की जो खाका खींच रहे हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि दलित विरोधी है। इस तरह के ढेर सारे आरोप बाद के दलित चिंतकों ने प्रेमचंद पर लगाए हैं, जिसका जवाब अलग अलग माध्यमों से बहुत से लोगों ने दिया है। मैंने भी अपनी एक बातचीत में इसका जवाब तलाशने की कोशिश की। कफन कहानी मूल रूप से भी, अगर आप कफन को जाति के चौहद्दी में तौलेंगे या उस तलाशने की कोशिश करेंगे तो शायद आप वहां भी उस कहानी के मूल तक न पहुंच पाए। प्रेमचंद का जो समाज है, या प्रेमचंद जिस समाज को देख रहे थे अपने दृष्टि से, वो ये था कि एक सामाजिक व्यवस्था कैसे व्यक्ति को निकम्मा और कामचोर बनाती। यह जाति का प्रश्न नहीं है बल्कि वर्ग का प्रश्न। वो आर्थिक विश्लेषण के आधार पर वो ये प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि एक समाज में किसी को उसके श्रम का मूल्य क्यों नहीं मिलता। और ये प्रेमचंद से पूर्व कार्ल मार्क्स एलियनेशन या श्रम से अलगाव की बात अपने 1834 के एक लेख बहुत पहले की। प्रेमचंद उसको संवेदनात्मक रूप में ढालने का प्रयास कर रहे थे। इसी प्रकार से एक कहानी शूद्रा कहानी है प्रेमचंद की, जिसमें वो एक शूद्र स्त्री और उसकी लड़की की कहानी बयां करते हैं और गांव में उनके अपने अछूत होने की समस्या को उठाते हैं। प्रेमचंद की ये कुछ बेहद चर्चित कहानियां रही हैं। इसके अतिरिक्त उनके अनेक कहानियों में, अनेक उपन्यासों में उनके कुछ दलित पात्र आते रहे हैं और अपने अपने ढंग से हस्तक्षेप करते हैं। उनका सूरदास नामक जो पात्र है रंगभूमि का, वो भी एक तरह से दलित पात्र ही है और बड़ा ही प्रतिबद्ध जीवट पात्र के रूप में उसको प्रेमचंद चित्रित करते हैं। तो प्रेमचंद की जो अपनी दलित दृष्टि है, अपने इतिहास की सीमाओं से भी बंधी है और अपने इतिहास की सीमाओं का अतिक्रमण भी कर। प्रेमचंद की संदर्भ में हमें ये बात जरूर समझनी चाहिए कि प्रेमचंद खुद इतिहास की उपज होकर एक इतिहास का निर्माण करने वाले कहानीकार भी हैं और इसीलिए शायद वो इतिहास की उस द्वंद्वात्मक पद रचना को फिर से अपने ढंग से साहित्यिक रूप में संवेदना के धरातल पर संवेदनात्मक रूप में चित्रित करने वाले, रचने वाले साहित्यकार हैं और वो इसी रूप में हमारे सामने आते हैं। तो मित्रों, ये जो आज की ये छोटी सी टिप्पणी प्रेमचंद के दलित अपनी दृष्टि या उनकी कुछ दलित कहानियों के परिप्रेक्ष्य में थी। आशा है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। हेलो हल्द्वानी से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।